हेलो दोस्तों, गोरांगो टीचिंग 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट द्वारा जो वीकली टेस्ट होता है आप लोगों का। ठीक है, रेल प्रोजेक्ट द्वारा जो वीकली टेस्ट यानी कि साप्ताहिक टेस्ट होता है उसका देखेंगे। जो क्लास 10th का इस बार होने वाला है कब? 27 जुलाई को। कब होने वाला है? 27 जुलाई को जो आपका क्लास 10th के लिए होने वाला है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए 27 जुलाई को। किसका, किस सब्जेक्ट का होने वाला है? तो एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का होने वाला है। कितना को? तो 27 जुलाई को, यानी कि आपका शनिवार को। ठीक है, शनिवार को होने वाला है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लाए हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट एवं फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह आपके दोस्त को भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट किए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये किस क्लास 10th का ज्योग्राफी से है। ठीक है, तो ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन आपका है जम्मू और कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में, और चौथा ऑप्शन है आपका झारखंड में। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में क्या होता है कि काली मृदा पाई जाती है। अच्छा, काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कपास की, ये भी आप लोग याद रख लेंगे कि काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन है। तो नवीकरण योग्य संसाधन का हमने एक पीडीएफ में आप लोगों को दिखाया था। इसका परिभाषा को यदि उस वीडियो को आप लोग देखे हैं तो इन सभी का आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि नवीकरण योग का जो परिभाषा होता है क्या कहता है कि हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। जैसे वे संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? वन दिया गया है, जल दिया गया है, पवन ऊर्जा, और इनमें से सभी। तो देखिए, वन भी जो है आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जल भी आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है इनमें से सभी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला आपका तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के सभी जगह सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो जब फ्रांस क्या करता है? छींकता है तो यूरोप के सभी जगह, सभी देशों में क्या होता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने बोला था? तो ये कथन आपका बोला था मेटरनिक ने बोला था। किसने बोला था दोस्तों? मेटरनिक ने बोला था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटरनिक ने क्या बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के सभी देशों में या सभी जगह में क्या होता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की जो क्रांति थी उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनको क्या एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपका हो जाएगा कोयला, हो जाएगा कोयला भी क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, कोयला भी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी हो जाएगा। इसको एक बार उपयोग करने के बाद बहुत सारा समय लगेगा, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लगेगा, तब जाके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा क्वेश्चन है आपका क्या है? छठा क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी कि ये सिविक्स के क्वेश्चन है, जो कि सिविक्स का पहला चैप्टर क्या है? सत्ता की साझेदारी। 10th क्लास का जो सिविक्स है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। ठीक है, उसमें आपका है 2 उदाहरण दिया गया था। सत्ता की साझेदारी में 2 उदाहरण दिया गया था, एक बेल्जियम का, एक श्रीलंका का। ठीक है, तो बेल्जियम में 3 भाषा के लोग रहते थे।
कौन कौन से भाषा के लोग रहते थे? तो आपका रहते थे, पहला भाषा के लोग रहते थे डच भाषा के लोग, दूसरा फ्रेंच भाषा के लोग और तीसरा जर्मन भाषा के लोग। ठीक है, यानी कि तीनों भाषाओं के लोग क्या करते थे, वहाँ पर बोलते थे। बेल्जियम में तीनों भाषा बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये सभी भाषाएं बोली जाती है बेल्जियम में। डच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जर्मन भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यानी कि इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1956 ईस्वी में श्रीलंका में एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो वो कौन सा भाषा था जिसको 1956 ईस्वी में श्रीलंका में एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? तो वो भाषा था सिंहली भाषा था। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा भाषा था? तो वो आपका सिंहली भाषा था। चलिए ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक है? प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक समय प्राप्त होती है वे संसाधन, यानी कि क्या भूमि भूमि जो है क्या हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है? जी हाँ बिल्कुल, भूमि जो है हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है। क्या भवन जो है ये प्राकृतिक से प्राप्त होती है? नहीं, भवन को तो हम लोग खुद निर्मित करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग काट देते हैं। इसके बाद मानव की योग्यता, मानव की योग्यता तो प्राकृतिक संसाधन होगा नहीं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट जो ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं कैसे कर सकते हैं? भूमि तो है, यानी कि भूमि आपका राइट हो जाएगा। भूमि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन कहता है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो रूसो थे। कौन थे? रूसो थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला, और जो कि आपका एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए ये पहले भी एक बार मैंने रिपीट हो चुका है। तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थ्योरी के क्वेश्चन। थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्या है, 11वां नंबर का क्वेश्चन है थ्योरी में। क्या कहता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के 2 उदाहरण दें। परंपरागत ऊर्जा के 2 उदाहरण देना है आपको। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के 2 उदाहरण क्या क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा कोयला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम। ये क्या हो जाएगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी में क्या है, क्या कहता है कि नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहला बात क्या कहता है कि नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? इसका आपको पहले परिभाषा जानना पड़ेगा। ठीक है, और इसका परिभाषा आपको नहीं पता है, यहाँ पर तो देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन हम एक पीडीएफ बनाए हैं जिसका आपको चैनल में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए ये इसमें क्या पूछ रहा है कि नवीकरण योग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को बताना है और इसके 2 उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो नवीकरण योग संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप 2 गो उदाहरण देने के लिए बोला है, तो 2 गो उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपका नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण हो सकता है। तो ये आपका 2-3 है, आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 13वां नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि निरकुंसवाद से आप क्या समझते हैं? निरकुंसवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। इस वैसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, राजशाही सरकारों को निरकुंश सरकार कहा जाता है। और ऐसी राजशाही सरकार को क्या कहा जाता है? निरकुंश सरकार कहा जाता है। ठीक है, अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकारी होती है। ठीक है, ऐसी
दमनकारी सरकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यंग इटली की स्थापना जो किया था वो आपका मैथ्सनी ने किया था। किसने किया था? मैथ्सनी ने किया था। ठीक है, मैथ्सनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वीकली टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ही के जो दोस्त हैं उन सभी को क्या इसका लाभ मिल सके, ताकि जो वीकली टेस्ट है 27 तारीख को क्लास 10th का, इसमें बहुत वो अच्छे तरह से उसको नंबर मिल पाए। अच्छा, एसएसटी में जो यहाँ पर आपका नंबर दिया जाता है तो कितना नंबर दिया जाता है? 40 मार्क्स दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 40 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर दिया जाता है आपको। इस एसएसटी का जो वीकली टेस्ट होता है 40 नंबर दिया जाता है। और क्या होता है? 90 मिनट का समय मिलता है। कितना मिनट का समय मिलता है? 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 90 मिनट का आप लोगों को समय मिलता है इसको एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलते जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।